गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ में कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड में जो आपका सिलेबस है वो कम करने के लिए कहा है कि आपका जो सिलेबस पहले था वो अब कम कर दिया जाएगा। तो कौन से लेसन को हटा दिया जाएगा, कौन से लेसन को रखा जाएगा, अभी ये कोई कंफर्म नहीं हुआ है। सिलेबस अभी गवर्नमेंट ने नहीं दिया हुआ है। तो हम ऐसे टॉपिक को ले रहे हैं जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है कि वो आपका रहेगा, यानी इसके कैलकुलस के हटने की संभावना सबसे कम है कि इसको आपके सिलेबस से हटाया नहीं जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जैसे ही आपका न्यू सिलेबस आ जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कैलकुलस की पढ़ाएंगे। तो कैलकुलस के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि कैलकुलस क्या होता है। तो देखिए, हमारी प्रकृति में हर एक चीज लगातार परिवर्तित होती रहती है, यानी हर एक चीज में परिवर्तन होता रहता है। तो किसी भी चीज में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है, किस दर से होता है, ठीक है, यानी उस परिवर्तन का जो हम अध्ययन करते हैं मैथ के द्वारा, किसी चीज का परिवर्तन मैथ के द्वारा, यानी मैथ में कितना परिवर्तन हो रहा है, या कह सकते हैं मैथ के द्वारा परिवर्तन का ही अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हमारा कहलाता है कैलकुलस। ठीक है, यानी परिवर्तन लगातार जो हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, कैलकुलस कहलाता है। यानी गणित की वह शाखा जिसके द्वारा होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे हम कैलकुलस कहते हैं। आज हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देंगे। तो अब यहाँ पर देखें, परिवर्तन समझने की बात है कि लगातार परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो हमने आपको फिजिक्स की क्लास में भी बताया है कि प्रकृति में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ऐसे भी आप देखते हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की लंबाई, उम्र, अवस्था, आपके पास जो पैसा है, ठीक है, या कुछ भी चीज आप ले लें, जितनी भी जो भी चीज ले, वो कुछ भी चीज कांस्टेंट नहीं है, उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है उसी परिवर्तन का अगर हम अध्ययन करते हैं, परिवर्तन कितना हो रहा है, परिवर्तन बढ़ रहा है या उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा है, या उसकी वैल्यू यानी उसके मान को घटा रहा है, परिवर्तन से उस चीज की वैल्यू किस दर से बढ़ रही है, यानी दुगनी हो रही, तिगुनी हो रही, कितना बढ़ रहा है, या किस दर से घट रहा है। किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है तो वो कितना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, यानी इकट्ठा होता चला जा रहा है, उसका मान बढ़ रहा है तो कितना ज्यादा वो इकट्ठा होता चला जा रहा है। इन सब का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, कैलकुलस कहलाता है। अब कैलकुलस में दो चीजें होती हैं। कैलकुलस को दो भागों में, अवकलन, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल जिसको हम कहते हैं, दूसरा समाकलन। अब यहाँ पर अवकलन की पहले अगर हम बात करें, अवकलन को आप पहले पढ़ रखे हैं कि अवकलन क्या होता है। तो अवकलन कैलकुलस की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी चीज के परिवर्तन होने की दर का अध्ययन करते हैं, यानी किसी भी चीज में जो परिवर्तन हो रहा है, किसी भी फंक्शन, गणित की अगर हम बात करें, गणित की भाषा में बात करें, तो किसी भी फलन में किसी एक चर राशि का अगर हम मान परिवर्तित करते हैं तो दूसरे चर राशि की मान में जो परिवर्तन है वो किस दर से परिवर्तित हो रहा है, इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो यही हमारा कहलाता है कैलकुलस। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे
ये अगर हम फलन ले लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर दो चर राशि हमारे पास हैं, इसको हम जानते हैं, एक स्वतंत्र चर एक परतंत्र चर। तो यहाँ पर ये x है और ये y है। हम x के मान में जैसे जैसे परिवर्तन करते चले जाएंगे, y के मान में भी परिवर्तन होता चला जाएगा, लेकिन x के मान की तुलना में y के मान में परिवर्तन दर कितना हो रहा है, यानी x को हम 2 गुना करते हैं तो y कितने गुना हो जाता है, x को 3 गुना करें तो y कितने गुना हो जाएगा। तो इस दर को ही हम यहाँ पर बोलते हैं अवकलन, डेरिवेटिव। ठीक है, यानी एक चर राशि, इस चर राशि को हम बोलते हैं स्वतंत्र चर राशि, यानी स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परतंत्र चर राशि के मान में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। अवकलन की जो परिभाषा दी जाती है वो ये दी जाती है कि स्वतंत्र चर राशि, इसमें 2 चर राशि है, इसको हम स्वतंत्र कहते हैं, इसको हम परतंत्र कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर स्वतंत्र चर राशि के मान में, स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परतंत्र चर राशि के मान में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। और आप इसको पहले से पढ़ रखे हैं कि अगर हम इसमें परिवर्तन करते हैं डेल्टा एक्स, तो इसके मान में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे डेल्टा वाई। तो इस वाई के मान में, यानी इसके मान में जो परिवर्तन हुआ डेल्टा वाई, वो इसके सापेक्ष यानी डेल्टा एक्स के साथ ये जो परिवर्तन हो रहा है, यानी ये जो मान है, इसी को हम बोलते हैं अवकलन। इसी को आगे लिख दिया जाता है ऐसे। तो ये लिमिट, यानी हम इसके मान को छोटा कर देते हैं यहाँ पर। और इस चीज को भी हम पहले से पढ़ रखे हैं कि जो परिवर्तन होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज, ठीक, तात्क्षणिक, और ये इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक परिवर्तन जो फिजिक्स में पढ़ते थे, किसी भी वस्तु की चाल की परिभाषा पढ़ते थे, दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो वहां पे दूरी में परिवर्तन हो रहा था समय के सापेक्ष, तो जो चाल आ रहा था वो हमारा अवकलन पर मिल रहा था। अब वैसे ही यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है, वाई में परिवर्तन हो रहा है, वो किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं स्वतंत्र चर राशि के सापेक्ष परतंत्र चर राशि के मान में परिवर्तन को हम यहाँ पर अवकलन कह रहे हैं। अब ये अवकलन, इसकी जो बात करते हैं, इसकी जो खोज हुई थी, ठीक, ये लगभग इंग्लैंड और जर्मनी में हुई थी, और इस लगभग ये हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी इंग्लैंड और जर्मनी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। अब थोड़ी सी हम समाकलन पे बात करते हैं कि समाकलन क्या होता है। समाकलन वैसे तो मैथमेटिकली अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अवकलन का जस्ट उल्टा होता है समाकलन। ठीक है, अवकलन का जस्ट अपोजिट हम समाकलन करेंगे, वहां पर समाकलन की परिभाषा देंगे। ठीक है, अभी तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे कि समाकलन होता क्या है। यानी आज की क्लास में हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि अवकलन कैसे किया जाता है या समाकलन कैसे किया जाता है, हम ये जानना चाहते हैं कि अवकलन होता क्या है और समाकलन क्या होता है। तो देखिए, समाकलन, जब हम किसी चीज में परिवर्तन करते हैं तो हमने कहा कि परिवर्तन में वो मान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन समाकलन में ये कहता है कि अगर कोई मान बढ़ रहा है तो वो बढ़ने, उसके मान में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन वो कितना हो रहा है, उसके मान में जो परिवर्तन हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, यानी वो कितना इकट्ठा हो रहा है। जैसे हम कहीं पर या बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, कोई बर्तन रख देते हैं, बारिश का पानी बर्तन में लगातार गिरता चला जा रहा है, तो बारिश का पानी जो बर्तन में लगातार गिर रहा है तो पानी का मान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो कितना पानी इकट्ठा हो गया है, जो इकट्ठा हुआ पानी है, ठीक है, वो कितना है, इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है समाकलन। यानी समाकलन क्या करता है, जो छोटा छोटा परिवर्तन हो करके इकट्ठा हो रहा है
तो वो परिवर्तन इकट्ठा होने वाला जो मान है वो कितना है, उसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो हमारा कहलाता है समाकलन। समाकलन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्ट को अगर हम इकट्ठा करें, छोटा छोटा मान इकट्ठा करते करते चलेंगे तो इकट्ठा करने के बाद वो कुल पूरा कितना हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं समाकलन। यानी समाकलन में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होने के बाद उस परिवर्तन होते समय उसका मान कितना है, वो कितना इकट्ठा हो गया है, इसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा कहलाता है समाकलन। जैसे ग्राफ के द्वारा अगर हम देखें तो यहां देखिए अवकलन और समाकलन दोनों में अंतर कितना है। अवकलन में हमने कहा जैसे हम यहां पर थे पहले, अब हम यहां पे आ गए, पहले हम x1 पे थे, ये x ये y, हम पहले x पे थे तो हमारी वैल्यू ये थी y1, हम यहां से यहां पे आ गए, ये हुआ y2, तो x1 से x2 पे अगर हम गए तो यहाँ पर इसमें y से हम y यहाँ पर चले गए, यानी यहां से परिवर्तन हमारा हुआ डेल्टा x, यानी यहां से ये परिवर्तन हुआ डेल्टा x और यहां से ये परिवर्तन हो गया डेल्टा y। तो डेल्टा y यानी कहने का यहां से अगर हम यहां पर गए हैं तो यहां से यहां तक जाने में हमारा जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा x के सापेक्ष डेल्टा y के मान में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी डेल्टा y बटे डेल्टा x, ये हमारा कहलाता है अवकलन। यानी यहां से अगर हम इसको मिलाएंगे ये एंगल में थीटा, तो यहां से tan थीटा तो ये होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा हो गया डेल्टा y डेल्टा, तो ये हमारा कहलाता है अवकलन। यानी x के सापेक्ष x के मान का हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं तो y का मान कितना अधिक परिवर्तित हो जा रहा है, तो x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल रहे हैं, अवकलन। लेकिन अब हम समाकलन में आते हैं। समाकलन क्या करता है, समाकलन कहता है कि जब हम x पे थे यानी x1 पे तो हमारा ये मान था y1, अब हम x से थोड़ा आगे चले गए यहां पर तो हमारा ये मान हो गया y2, हम थोड़ा और आगे चले गए और जैसे जैसे हम इसके मान में परिवर्तन करते जाते हैं, x के मान में थोड़ा सा परिवर्तन करते तो y के मान में, तो यहाँ पर इसका मान कितना है ये, फिर हमने यहां से यहां पे गए थे ये मान कितना हो गया, यानी सिंपल सी भाषा में एरिया, क्षेत्रफल। साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो समाकलन में हम और कुछ नहीं सिर्फ क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पे मान में परिवर्तन कर रहे थे कि कितना परिवर्तन हो गया, इसका मान कितना हो गया, ये अगर हम निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हमारा कहलाता है समाकलन। ठीक, तो ये भी ये समाकलन। और समाकलन की अगर खोज की बात करें, इसका खोज तो हमने बताया ये लगभग 1600 ईस्वी में हुआ था, ये दोनों बहुत अंतर। लेकिन समाकलन की जो खोज हुई थी 250 बीसी में हुआ था और ये ग्रीस में हुआ था, यानी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। दोनों एक साथ हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। ठीक, एक भाई बहन की तरह, यानी जस्ट अपोजिट हैं। लेकिन दोनों की खोज ऐसा नहीं हुआ कि दो लोग मिले, एक लोग ने समाकलन बना दिया, दूसरे ने अवकलन बना, ऐसा नहीं हुआ। दोनों की खोज में बहुत बड़ा अंतर था। ये तो हमें बाद में मालूम चला कि अरे ये जो समाकलन है वो तो अवकलन से ही प्राप्त हो जाता है, या अवकलन जो है वो समाकलन का जस्ट अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से संबंधित। ये तो बाद में न्यूटन ने बताया। ठीक है, न्यूटन ने जब इसका कैलकुलेशन किया तब उन्होंने ये प्राप्त किया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी एक दूसरे के संबंधित हैं। लेकिन उससे पहले ये दोनों हमको ये मालूम थे कि ये दोनों क्या क्या है, अलग अलग।
तो ये समाकलन हमारा क्या करता है, एरिया फाइंड करता है, लेकिन अवकलन क्या करता है, परिवर्तन की दर को बताता है। ठीक, यानी इससे पहले तक, जब तक समाकलन की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले तक जब हम किसी चीज का एरिया निकालते थे तो जो रेक्टेंगल होता था, वर्ग होता था, स्क्वायर, आयत होते थे, त्रिभुज होते थे, उनका क्षेत्रफल, एरिया तो बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते थे। लेकिन इस तरीके के सरफेस में, यानी यहां से यहां तक, ऐसे कोई यहां से यहां तक का अगर आपको बोल दे कि इसका क्षेत्रफल निकाले, तो यहाँ पर ना तो ये आयत है, ना ही वर्ग है, ना ही कोई ऐसा फिक्स कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल। तब यहाँ पर जो इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद वो क्या होता है, समाकलन। समाकलन क्या करता है, कहता है कि इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कीजिए, और एक छोटे से पार्ट ये हमारा जो है वो लगभग लगभग आयत जैसा होता है। यहाँ पर ये अगर चौड़ाई है तो ये क्या है, लंबाई, और लंबाई चौड़ाई का गुणनफल कर दे तो ये जो गुणनफल आएगा, ठीक है, वो इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे ही इसका और इसके लंबाई का गुणा करें तो ये इस छोटे भाग का क्षेत्रफल होगा, और फिर इस छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालते चले जाए, और फिर सभी क्षेत्रफल को हम क्या करें, ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये हमारा आता है समाकलन से। इस समाकलन में बेसिक हम ये चीज जानते हैं, इस चीज को हम ज्ञात करते हैं, ये होता है समाकलन। कैसे निकालते हैं इसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे कि समाकलन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समाकलन से समाकलन कैसे किया जाता है हम वहां पर सीखेंगे। आज हमने सीखा कि समाकलन होता क्या है और अवकलन क्या होता है, कैलकुलस क्या है। ठीक, कल के अगली क्लास में हम ये बताएंगे समाकलन निकाला कैसे, यानी हमको समाकलन पढ़ना है।